हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आपको हम आधुनिक भारत का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका क्वेश्चन करवा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और 69वीं बीपीएससी प्री में आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। 1/3 कर दिया गया है। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग अब जो है क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। अगर गलती करिएगा तो नंबर कटेगा। तो उसी हिसाब के क्वेश्चन आपके समक्ष हम लाए हैं जो आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़े, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए, ये दूसरा पार्ट होगा और इसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय जो सूची 1 है, सूची 1 भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम, और सूची 2 में जो है वो प्रावधान है के साथ सम्मिलित करेंगे और देखेंगे कि कौन सा उत्तर कूट में सही है। देखिएगा इसमें कि पहला है आपका भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम, और दूसरा में है प्रावधान। और ए देखेंगे तो ए में है चार्टर एक्ट 1813, और उसी में बराबर है, मतलब कि एक नंबर में ए और एक। तो इसमें है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। अब हम आगे दूसरा में देखेंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों यहीं पर है। मिलान करना है, सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट में, इसमें दूसरा पॉइंट है भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तीसरा है इसमें कि एक्ट ऑफ 1858, और तीसरा नंबर में देखेंगे शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और चौथा है डी नंबर में कि ईस्ट इंडिया एक्ट, और इसमें चौथा में है कि कंपनी के निवेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो हम देखेंगे थोड़ा यहाँ से, अब आपको पूरा का पूरा आएगा। तो पहला का देखेंगे चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट 1813, इसका 2 नंबर हो जाएगा। ये है भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और दूसरा में देखेंगे बी में, तो बी का हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। ये हो जाएगा आपको चौथे नंबर में, जो कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के कंपनी के निवेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। और तीसरा का देखेंगे एक्ट ऑफ 1858, 3 का 3 ही हो जाएगा। ये मिला हुआ है, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को क्या किया गया, हस्तांतरित किया गया। और चौथा में है ईस्ट इंडिया एक्ट। ये तो पहला अब छुटा हुआ है, तो पहला ही हो जाएगा, जो कि है कि ईस्ट इंडिया एक्ट में कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यह आपका मिलान था। हमने एक एक करके यहाँ पर मिलान किया और इसमें ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। इसमें हुआ क्या कि इसके द्वारा विभागीय प्रणाली को आरंभ किया गया तथा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव
रखी गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में उपनिवेशों काल में द्वितलीय आयोग का उद्देश्य क्या था? तो व्हिटली है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, व्हिटली, ठीक है, व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो इसका हम अगर उत्तर देखें तो ये हो जाएगा श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। देखिए, व्हिटली जो थे, आयोग का गठन J.H. व्हिटली की अध्यक्षता में होता है और यह श्रमिकों की स्थिति के अध्ययन से संबंधित, और इसने अपनी रिपोर्ट 1931 ईस्वी को प्रस्तुत की थी। अब अगला देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला ही कथन आपको सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये गलत है। आप जानते हैं कि पुर्तगाली के द्वारा 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से छीनकर अपने कब्जे में कर लिया था, और तीनों सही हैं। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। दूसरा कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1740 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि भारत में डच ने अपना सबसे पहला जो है कारखाना किस स्थान, मतलब निम्न स्थान पर लगवाता है? तो ये लगवाता है पुलिकट, कोचीन, सूरत और कासिम बाजार। यहाँ पर आपको उत्तर बताना है कि कहाँ पर लगवाया था। तो ये लगाता है पुलिकट में। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम, ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर मछलीपट्टनम है नहीं, इसलिए फंस सकते हैं। तो मछलीपट्टनम में 1605 में लगाता है, और इसके बाद जो है 1610 में पुलिकट में लगाता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर पुलिकट हो जाएगा। अगर मछलीपट्टनम रहता तो मछलीपट्टनम रहता 1605 में। और 1616 ईस्वी में सूरत में लगाता है, और 1641 में विनिलीपट्टनम में स्थापित करता है। तो यहाँ पर सिर्फ समझने वाली बात है कि चारों पांचों का डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर फैक्ट्री का नाम याद रखेंगे, कब किसकी स्थापना होती है, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? मतलब यहाँ पर आपको बताना है इसका लक्ष्य क्या था। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर, परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। देखिए, वुड डिस्पैच 1854 को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में दिए जाने का जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें आपको पहला ही सही नहीं होगा, क्योंकि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की, ये गलत है। और राजस्व की नई पद्धति जो है प्रारंभ करने वाला फर्रुखसियर था, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और सभी सही हैं, जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। दूसरा कि अम्बेर में सवाई जय सिंह ने गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। और चौथा कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये सही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा
सही नहीं है। तो इसमें आपको डी नंबर जो कि सही नहीं है। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान था, परंतु भारतीय का मतलब इसमें नहीं थी। इस पद पर लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। डी नंबर इसमें सही हो जाएगा, ये गलत है। और ये यहाँ पर जो सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ पर नियंत्रण था। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के नाम में बदलना और काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, ये सारे सत्य हैं। देखिएगा 9th नंबर क्वेश्चन के भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इसका उद्देश्य आखिरकार था क्या? तो इसका उद्देश्य था, जहाँ तक अदालतों की दंडिक आधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी का जो है लाना, बराबरी पर लाना, इल्बर्ट बिल। ये आपको याद रखना है कि इल्बर्ट बिल वायसराय रिपन के कार्यकाल में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक कौन था? मतलब प्रथम बैंक था। तो ये बैंक था आपको भारतीय द्वारा, जो देख सकते हैं कि अवध कमर्शियल बैंक, जो कि यह 1881 ईस्वी को भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी को स्थापित समिति देयता का प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। ठीक है, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है और कूट में उत्तर देना है। तो आप सब जानते हैं कि 1790 से 92 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तीसरा। और इसमें 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। ये दोनों तो सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो 1775 से 82 होता है, इसलिए गलत है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वह 48 से 49 होता है, इसलिए भी यह गलत है। दो सही है, 2 और 3। तो यहाँ पर 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन नहीं है बताना है। तो इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में पारित होता है, जिसे रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था। तो ये आपका सी नंबर गलत है। और ईस्ट इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी और इजट बिल जो है रिपन के समय में। अगला देखेंगे क्वेश्चन 13 नंबर के भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करेंगे। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। इसमें कालानुक्रम के द्वारा आपको बताना है कि इनकी पदवियों का जो काल है कब से कब और सबसे पहले किन का आता है। अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन की तो 1899 से 1905 तक का। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1916 से 1921 तक का। हार्डिंग 1910 से लेकर 1916 और इरविन आया 1926 से 1931 तक। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरा बताया और 1 2 3 4
सभी के सभी एक लाइन से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले काल हम देखें तो 1 2 3 4 नहीं है, 1 3 2 4, 1 3 2 4। पहले लॉर्ड कर्जन 1905 तक, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16 तक, उसके बाद चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक, और उसके बाद इरविन 1926 से 1931 तक। तो आपने सभी का मिलान किया और ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको बताना है कि सही कालानुक्रमिक अंग्रेज़ों द्वारा जो कब्जा किए गए झांसी, सबलपुर, सतारा सबसे पहले किस पर किया गया, ये बताना है। तो इस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें जो है वो हो जाएगा सतारा। सतारा 1848 ईस्वी में, सबलपुर 1849 ईस्वी में, और झांसी 1854 ईस्वी में कब्जाए गए थे। और यह हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये सब जो है अंग्रेज़ों द्वारा कब्जा किया गया था। हमने आपको इसके बारे में बताया कि 3 2 1 होगा। पहले सतारा 1848 में, सबलपुर 1849, झांसी 1854। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, और इसमें दिया गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, ये तो गलत है। और तीसरा है कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा। आपको बताना है कि कौन कौन इसमें सही है। अगर आप अध्ययन किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का तो आपको पता होगा कि इसमें सही कौन है। हम आपको बताएं तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि केवल तीसरा ही इसमें सही है, और वो है प्लासी का युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। अब जो है अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। आपको कुंवर सिंह के बारे में पता होगा कि कुंवर सिंह बिहार के भोजपुर जिला के गांव जगदीशपुर के निवासी थे, और यह बिहार बहुत ही इनके लिए फेमस भी है। अब देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। झांसी के बारे में तो आप जानते हैं कि इस बार भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि किसने कहा था कि युद्ध में एक महिला जो पुरुष के समान थी, ह्यूज ने कहा था, और यह झांसी की ही रानी थी, नाम लक्ष्मीबाई। ये नंबर तो आपका सही है। जगदीशपुर के बारे में तो आपने अभी तुरंत पढ़ा कि वीर कुंवर सिंह थे 1857। लखनऊ के बारे में भी जानते हैं कि बेगम हजरत महल यहाँ के नेतृत्व करता, और इसमें चित्तौर होगा, ये चित्तौर नहीं था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसमें आपको सही
बताना है कि कौन सा है। पहला कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। दूसरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे और केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। इसमें कौन सही है आपको बताना है। देखिए, इसमें जो सही है वो है 1 और 2। मतलब कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना करते हैं। दूसरा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ये दोनों सही हैं। तीसरा गलत है। अब देखिए, सती प्रथा के विरुद्ध अभियान राजा राम मोहन राय ने चलाया था, समझ गए, और जिससे 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा गट्टूनाथ बोस 1858 कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक थे और JED बैथून ने 1849 ईस्वी में कलकत्ता में बैथून स्कूल स्थापित किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इससे संबंधित थे। तो 1 और 2 सही है, 3 गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया। तो हमने पहले भी अभी क्वेश्चन में बताया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में आता है और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन इसको निरस्त कर देता है। तो उत्तर रिपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो उत्तर में अगर हम डायरेक्ट चलें तो बी नंबर उत्तर होगा कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। याद रखना कि डच ने पुर्तगाली को पराजित करता है और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कर लेता है। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि इसमें कथन पे विचार करना है और उसके बाद सही कोट जो सही है कथन उसको सही बताना है, कौन कौन सही है इसमें। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियम पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। और तीसरा है कि भारतीय दंड संहिता पर वर्ष 1860 में लागू हुई। आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो अगर हम देखें तो 2 और 3 सही है, रेगुलेटिंग एक्ट वाला और भारतीय दंड संहिता 1860 वाला। देखिए, कर्जन के समय में कर्जन जो था वो पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन पहला गवर्नर जनरल था जिसने ब्रिटिश रूपरेखा के आधार पर नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, ना कि यहाँ पर हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 18वीं सदी में भारत में लड़े हुए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन लड़ा जाता है, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि सबसे पहले अंबर का युद्ध जो कि 1749 ईस्वी में अनवरुद्दीन और अंग्रेज के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में लड़ा जाता है। उसके बाद
देखें तो 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में बांडीवास का युद्ध होता है और उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में होता है। तो इस प्रकार से बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। हमने काल भी आपको बताया कि अंबर का युद्ध 1749, पलासी 1757, वांडीवास 1760, बक्सर 1764। अब हम अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो ये था एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन ब्रिटिश समाजवादी बुद्धिजीवियों का आंदोलन था और फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक के रूप में एनी बेसेंट को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और इसमें आपको बताना है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया। दूसरा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो अगर हम देखें तो सही में 1 और 2 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो इसमें सिर्फ 2 ही सही है। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया था, ना कि यहाँ पर जो 1853 दिया गया है वो। दूसरा नंबर इसमें सिर्फ सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित विद्रोहों से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो ये कोई और नहीं, ये था सन्यासी विद्रोह। क्या था? सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया 1882 ईस्वी में प्रकाशित होता है और इसकी पटकथा सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, अगला क्या देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 1857 में जो विद्रोह हो रहे थे उस समय तात्या टोपे को उसके मित्र मान सिंह ने धोखा दे दिया था। तात्या टोपे को पकड़कर मृत्युदंड दिया जाता है। मान सिंह इसके मित्र थे और उसने अंग्रेज़ों को सूचना दी और वो पकड़े जाते हैं तात्या टोपे। अगला है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है? तो 1857 के समय में आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इस समय इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया और अनेक इतिहासकार 1857 जो विद्रोह होते हैं एक सैनिक विद्रोह के रूप में मानते हैं और 1858 एक्ट के तहत जो है शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के से जो है ब्रिटिश क्राउन में स्थापित होता है और इसी समय कैनिन इस जो है काल में क्या होता है? गवर्नर जनरल होता है, लॉर्ड कैनिन। तो याद रखेंगे कैनिन। और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा भी गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर लॉर्ड कैनिन। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक
समाचार पत्र शुरू किया। तो प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार ये, ठीक है, सोम प्रकाश 1858 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता है और इसके प्रकाशक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? तो ये था अवध। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर झांसी, नागपुर, सतारा भी है। इसमें डलहौजी के व्यापकत्व सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेज साम्राज्य में मिलाता है ये, और अवध का जो है यहाँ पर, परंतु ये सिद्धांत जो है अवध पर नहीं चल सका क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह की अनेक संतानें थी। वाजिद अली शाह की क्या थी? अनेक संतान थी, लेकिन यहाँ पर संतान विहीन था। इसलिए डलहौजी ने क्या किया कि 1856 में कुशासन का आरोप लगा दिया और इसको अपने कब्जे में ले लिया। झांसी को जानते हैं 1854, नागपुर 1853, नागपुर 1854, सतारा 1848, ये सारे जो हैं व्यक्तिगत के तहत आ जाते हैं। तो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन 1854, 1848, 49, सतारा जानते हैं 1848, संबलपुर भी आता है 1849 में। तो ये अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन कि प्रथम कारखाना अधिनियम जो महिलाओं और बच्चों के काम के घंटे को सीमित करता है और स्थानीय सरकारों को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है, किसके समय में अपनाया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, ठीक है, लॉर्ड रिपन उस समय का जो है कार्यकाल था, लॉर्ड रिपन का, और इस अधिनियम का उद्देश्य था कि कारखानों में कार्य करने वाले कर्मियों की स्थितियों में सुधार करना, और इस अधिनियम में महिलाओं तथा बच्चे मतलब 7 वर्ष से ऊपर के कार्य करने के घंटे का निर्धारण किया गया था। यहाँ पर उत्तर रिपन हो जाएगा। अगर काल याद रहेगा 1881 तो रिपन ही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो ये देखेंगे तो काल आपको याद होगा तो पुर्तगाली कब आता है, अंग्रेज कब आता है और फ्रांसीसी कब आते हैं? तो सबसे बाद जो है अंत में फ्रांसीसी आता है 1664 में। 1664, 98 में पुर्तगाली आ जाता है, डच 1602 में आ जाता है, अंग्रेज 1599 में आ जाता है। तो सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है यहाँ पर फ्रांसीसी 1664 में। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये आपको बताना है कौन सही है। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? तो केवल 2 ही होगा। बंगाल का तो आप जान नहीं रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स था प्रथम गवर्नर जनरल, और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। भारत के और बंगाल में अंतर होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो अगर हम काल आपको बताते चलें तो सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले फोर्ट सेंट एंग्लो जो होता है वो एंजेलो नाम है, एंजेलो। ये होता है 1505 में पुर्तगालियों के द्वारा।
ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो फोर्ट सेंट जॉर्ज होता है 1644 ईस्वी में चेन्नई में, और उसके बाद फोर्ट सेंट डेविड होता है यह मद्रास में 1670 में, और सबसे लास्ट में 1781 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थापित की जाती है। ठीक है, कब? 1781। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? यह पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी जाती है, समझ गए। और इसमें विद्यासागर ने इसके अतिरिक्त भी बाल्य विवाह हेर दोष नामक पुस्तक लिखी, और इन्हीं के प्रयासों से भी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हो सका। ये भी याद रखने हैं, 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है एक और दूसरे में कि कौन कूट यहाँ पर दिया गया है कूट के हिसाब से। अगर हम देखें तो पहला बंकिम चंद्र चटर्जी, आप जानते होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा देवी चौधरानी लिखा जाता है। दीनबंधु मित्र के बारे में तो आप सब जानते हैं कि नील दर्पण इनके द्वारा लिखा जाता है। प्रेमचंद्र बहुत ही फेमस बुक है शतरंज के खिलाड़ी, फिल्म भी बन चुकी है। तो ये तीनों के तीनों हमने मिलाया, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1। तो उत्तर में अगर हम देखें तो उत्तर में आपको यहाँ पर सी है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो ये करने वाले कौन होते हैं? तो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की नींव 20 जनवरी 1817 ईस्वी को रखी जाती है, और इस समय राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, इनके ही समय में राजा राम मोहन राय। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। केवल 1, केवल 2 का उत्तर अब चूज करेंगे इसमें कि भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में बिछाई गई। दूसरा कि भारत में प्रथम निर्यात संबंधक क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया। ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। देखिए, भारत की प्रथम टेलीग्राफ लाइन 1850 ईस्वी में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में बिछाई जाती है। पहला निर्यात जोन भारत के कांडला में 1965 में स्थापित की जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रस्तावित सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? ये करने वाले कौन होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 93 तक सिविल सर्विसेज को लाने व व्यवस्थित करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया, केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? तो इसमें उत्तर अगर हम देखें तो आपको मिलेगा सी नंबर के लॉर्ड कॉर्नवालिस समय था। उस समय जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और
महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। तो सी नंबर इसका उत्तर सटीक हो जाएगा। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या होता है? बस एक ही कारण है, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ए नंबर इसका उत्तर होगा कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण मराठों द्वारा लाहौर से उसके वायसराय तैमूर शाह का निष्कासन था और इस युद्ध में मराठे पूरी तरह से परास्त हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके साथ किया। हम 40-40 करके आपको क्वेश्चन करवाते चले जाएंगे, बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे चल रहे हैं, समझ समझ के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक एक क्वेश्चन पर जो है हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समय थोड़ा लगेगा लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ऐसा हमको लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।